हाँ देखिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट मास m हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा, तो mr²। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई रिंग हो, क्या हो बोलिए, रिंग हो, ये रिंग है, ठीक है, क्या है ये, रिंग है, उसका मास m है और अगर उसका रेडियस r है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका भी mr² ही होगा। और रीजन भी हम लोगों ने देखा था ना कि सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे ही है। लेकिन बाबू अगर ये कोई डिस्क है, ये कोई डिस्क है, तब बताना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, तो ये आया था mr²/2 अगर इसका मास m है और इसका रेडियस r है तो। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई हॉलो सिलेंडर हो तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आया था जो किसका आता था, रिंग का था। रिंग को आप ऐसा उठा दीजिएगा तो हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका mr² ही रहेगा, जिसमें m इसका मास होगा और r इसका रेडियस होगा। लेकिन अगर कोई सॉलिड सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर का क्या मतलब हुआ, पूरा भरा होगा ना अंदर, हाँ, इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो mr²/2। इसका वही होता है जो डिस्क का होता है। अब डिस्क को उठा दीजिएगा तो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, यानी आंसर आएगा आपका mr²/2। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई रॉड है, क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा और उसका मास m और लेंथ l है तो ml²/3, याद है। चलिए, लेकिन अगर हम इसको इसके अबाउट नचाना चाहें, बीच में से नचाना चाहें, यहाँ से नचाना चाहें, तो ये आया था आपका ml² कितना, 12 आ गया था। ऐसा देखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई हॉलो स्फीयर हो, क्या है ये, हॉलो स्फीयर, HS का मतलब हॉलो स्फीयर समझिए, कचकाड़ा का गेंदा है ये, तो उस केस में बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 mr²। ऐसा याद रखेंगे, जिसमें r जो होगा इसका रेडियस होगा, m ऑब्वियसली इसका मास होगा। अगर मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है, क्या है बोलिए, अंदर से पूरा भरा हुआ है, रसगुल्ला टाइप का चीज हो गया ये, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr²। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई कोन हो, और कैसा कोन हो, हॉलो कोन हो ना, तो हॉलो कोन के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आया था जो किसका आता था, डिस्क का आता था। आपको याद है मैंने इसका ट्रिक बताया था कि अगर हम इसका स्लाइस काटना शुरू करें तो जो नीचे गिरेगा वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, डिस्क ही ना बनेगा। बहुत बढ़िया, तो आंसर वही होगा जो, अगर इसका रेडियस r है तो जो डिस्क का हुआ था, यानी mr²/2। और फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई कोन हो लेकिन अंदर पूरा भरा हुआ हो, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हाँ सॉरी, 3/10 और mr² ना आएगा, जिसमें r इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला था, याद रखना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि अगर मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ कितना है, l है, और इसका ब्रेथ जो है वो b है, लंबाई चौड़ाई l और b है, तो आपको बताना है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसके अबाउट पहले तुमको सिचुएशन समझ में आ रहा है, वो हम लोग जो बेना डुलाते हैं वो वही वाला सिचुएशन है। समझ लीजिए कि हाँ, वो थोड़ा सा स्क्वायरिश होता है, लेकिन बोलिए जल्दी, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे करें, सुनिए मैं बताता हूँ आपको। ये वाला याद है, रॉड वाला याद है, रॉड वाला याद है, तो बताओ ना, रॉड जिसका मास m हो और लेंथ अगर l हो, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, तो ml² और /3 आया था। अब अगर एक काम करें हम, ये कि इस रॉड को हम ऐसे फैलाना शुरू करें, अरे बोलो ना, मान लो कि ऐसा ही समझो ना कि पाउडर टाइप का यहाँ कुछ ऐसा डाला हुआ है, इसको अगर हम ऐसे फैलाना शुरू करें तो बताओ ये रॉड किस चीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तुमको नहीं लग रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर कोई यहाँ पर मास है तो वो मास आपको नहीं लग रहा है कि इतने दूर में फैल गया है। आप बताइए मेरे ये करने से मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आया है कि दूर गया है, कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो रॉड का हुआ था, यानी ml²/3। बोलिए जल्दी, थोड़ा सा और फैला दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो कितना भी फैला लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। सही है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम लेंथ में वो लेंथ लेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। समझे नहीं, अरे लेंथ में तो ये और ये दोनों ना है, तो दोनों में से हम कौन सा लें,
तो हम वो लेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब हुआ अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो जाए, हम ऐसे भी तो नचा सकते हैं इसको, ऐसे भी तो नचा सकते हैं। उस केस में बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? तो सेम आएगा, वही आएगा, लेकिन अब की बार हम लोग जो लेंथ लेंगे वो ये वाला थोड़े लेंगे, हम वो लेंगे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। का मतलब हम क्या लेंगे? बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो बताइए, अगर हम बीच में से नचाना चाहें तो क्या होगा? बोलिए जल्दी। बीच में से नचाना चाहें तो क्या होगा? बोलो। हम कैसे नचाना चाह रहे हैं? मैं ऐसे नचाना चाह रहे हैं, बीच में से ऐसे नचाना चाह रहे हैं। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कॉमन सेंस का यूज करिए, सेम कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं? अगर ये एक रॉड होता, मान लो इसका लेंथ L है और इसका चौड़ाई कितना है? B है। तो अगर ये रॉड होता तो बीच में से नचा रहे होते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml स्क्वायर बाई 12 होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको इस तरीके से फैला दे तो, है कि नहीं? इसका भी होगा आपका ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? 12। तो अगर मैं पूछूं बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो m b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। वो लेंथ लेना होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है। बाबू इस केस में L एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, इस केस में अरे बोलो ना B एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। तो ml स्क्वायर बाई 12 mb स्क्वायर बाई 12, देख लीजिए आपकी किताब में होगा, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। अब सुनिए, हम 2 थियरम्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थियरम्स हैं, और इनकी सहायता से ना अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को थोड़ा इधर उधर भी किया जाए तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जिसमें सबसे पहला थियरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में आप रिंग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आप रिंग ले सकते हैं, कोई शीट ले सकते हैं, बोलो ना। जैसे ये रिंग जो है ये 2 डायमेंशनल ही ना है, बोलिए। हाँ, प्लेनर चीज़ों को हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं। तो आप ये ले सकते हैं। अगर ये भरा होता है, डिस्क होता है, आप वो भी ले सकते हैं। आप कोई स्क्वायर ले सकते हैं, आप कोई रेक्टेंगल ले सकते हैं, आप कोई ट्रायंगल ले सकते हैं। सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। ये स्फेयर के लिए वैलिड, क्यूब के लिए वैलिड, कोन के लिए वैलिड नहीं होगा। सही है, ठीक है। करना यह है कि आप एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कंसीडर करिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटाई दिखाया है ताकि आप इसको 3D में महसूस कर सके, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा है? ये 2D में ही है। ये मोटाई जो है इसका लगभग नेग्लिजिबल है। अरे बोलो ना। तो हमको ना इस पर 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हमको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होना चाहिए और तीनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब तीनों एक ही पॉइंट से होकर गुजरने चाहिए। तो ऐसे केस में तो हम लोगों को याद है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होता है और ओरिजिन से होकर क्रॉस भी करता है। तो मिला जुला के आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस ही इस पे ड्रॉ करना है, लेकिन 2 एक्सिस इसके प्लेन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यही इसको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट समझिए आप, तो 2 एक्सिस बाबू इसके प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि एक एक्सिस मैंने ऐसे ले लिया तो दूसरा मुझको ऐसे लेना होगा। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और प्लेन में भी होना चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा और ऐसा ही लेंगे, हम एक ऐसे भी ले सकते हैं ऐसे, लेकिन दूसरा तब कैसे लेना होगा? ऐसे, ताकि परपेंडिकुलर हो सके। आप कैसे भी ले लीजिए, लेकिन 2 एक्सिस कैसा होना चाहिए? इसके प्लेन में। तो चलिए हम ट्रेडिशनली इसको ले लेते हैं। हाँ, एक इसको ले लेते हैं और बाबू एक इस तरीके से ले लेते हैं। अब दिखने में ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है क्या? नहीं, अगर दिख रहा है तो आपको अब दिखने लगेगा। अब लग रहा है ना कि 90 डिग्री है ये, तो हो गया 2 गो इसके प्लेन में हो गया और परपेंडिकुलर भी है आपस में। तीसरा जो होगा, कंफर्म है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा क्योंकि उसको इन दोनों के परपेंडिकुलर होना है। तो बाबू वो कुछ इसी तरीके का ना होगा। अरे बोलो ना, एक ऐसा एक्सिस जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो ऐसा ही ना दिखेगा, जिसमें इन दोनों लाइंस के बीच का भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी कितना होगा? हाँ, तो आपको जितने सारे एंगल्स दिख रहे हैं सब 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए, इसको अगर हम एक्स एक्सिस बोल दें तो इसके अबाउट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यही वो ऑब्जेक्ट है, बोलिए, तो ये वाला जो लाइन है वो ऐसा ना होगा। तो इसके अबाउट आप अगर ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। चलिए उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कह देते हैं हम लोग आई एक्स। बोलो। अच्छा, ये वाला जो तुमको एक्सिस दिख रहा है वो एक्चुअली ऐसा होगा,
अरे दिख तिरछा रहा है लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा ना होगा, ऐसा बाहर की तरफ ना होगा। हाँ, तो मान लीजिए कि इसके अबाउट अगर हम रोटेट कराने की कोशिश करें तो बाबू कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, आई वाई कह दिया। जो दो एक्सेस इसके प्लेन में थे उनमें से एक को हमने एक्स मान लिया, दूसरे को हमने वाई मान लिया, और ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है इसके अबाउट भी आप चाहे तो नचा सकते हैं। अब की बार जो एक्सिस होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अरे बोलो, ऐसा करके ये एक्सिस नहीं हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग क्या कहते हैं, आई जेड कह दें, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई एक्स प्लस आई वाई जो होगा वो, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ना है, हाँ हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू होगा आई जेड। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना होगा, आई जेड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपको समझ में ही क्या था? सबसे पहले बताओ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है? 2 डायमेंशनल के लिए। उसमें करना क्या होता है, 3 लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिसमें 2 होना चाहिए उसके प्लेन में और 1 होना चाहिए उस प्लेन के परपेंडिकुलर। सही है। उसके बाद जो 2 प्लेन में आया है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो परपेंडिकुलर वाले के इक्वल होगा। मतलब इस दोनों को जोड़ोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स क्या, डायमीटर। काड़ा है किसी के पास? काड़ा ठीक है। ये मान लीजिए रिंग है ना, तो अगर रिंग को हम इस तरीके से नचाते हैं, ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं ना, ये एक मिनट, ऐसे ऐसे करके अगर हम नचाते हैं तो बताइए इस रोटेशन के दौरान इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ था? यही ना था, ये इसी के अबाउट ना नच रहा था, ये ऐसा था। और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद है mr² होता है। लेकिन अब की बार हमको इसको ऐसे नचाना है, इस तरीके से। नहीं समझ में आया? अरे ऐसे करके नचाना है। हाँ ठीक है, मतलब इस तरीके से नचाना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप बताइए इस केस में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो ऐसा है क्या? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऐसा ना होगा। हम इसके अबाउट ना नचा रहे हैं, ऐसा ना नचा रहे हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बाबू ऐसा होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होगा, इस टाइप से हो जाएगा। समझ में आया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या लग रहा है कि वही mr² आएगा जो कि इसके अबाउट हुआ करता था? जा मतलब सिचुएशन सेम है, जैसा सिचुएशन ये है वैसा ही सिचुएशन ये भी है। हो सकता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अभी हमको थोड़े पता है, वो तो हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन अलग है, ये तुमको समझ में आ रहा है ना? हम ऐसे नचा रहे हैं और हम इसको ऐसे नचा रहे हैं, दोनों में अंतर है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है डायमीटर के अबाउट। डायमीटर का मतलब हो गया कि मतलब इसके अबाउट हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो एक रिंग हमने ड्रॉ किया। अब हमको ना इस पर 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक लाइन चलिए मैं ऐसा ले लेता हूँ, दूसरा लाइन मैं ऐसा ले लेता हूँ, और आपको दिखे कि 90 डिग्री है तो मैंने उसको यहाँ से ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, तीसरा वाला मुझको कहाँ लेना होगा? इस तरीके से लेना होगा। सही है, जिसमें ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90, और ये वाला भी कितना होगा? 90 होगा। इसको अगर हम लोग आई एक्स बोल दें, इसको क्या बोल दें? आई वाई बोल दें, और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या बोल दें? आई जेड बोल दें। तो इतना तो कंफर्म है ना कि आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस क्या होगा? आई वाई होगा। अब खाली तुम मुझको ये बताओ कि आई एक्स जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली में वो एक्सिस हमने लिया कैसा है? वो एक्सिस हमने ऐसा ना लिया है, बोलो। और आई वाई हमने कैसा लिया है? ऐसा लिया है। आई जेड हमने कैसा लिया? ऐसा लिया है। आप बताइए कि इसके अबाउट रोटेट करना मुश्किल है कि इसके अबाउट रोटेट करना मुश्किल है? कैसे ज़्यादा मुश्किल होगा? ऐसे रोटेट करना मुश्किल है, ये वाई है, या फिर ऐसे रोटेट करना मुश्किल है? तो आप बोलिएगा सर दोनों तो सेम ही ना है, ये भी डायमीटर ही है और ये भी डायमीटर ही है। इसका मतलब हुआ कि आई एक्स अगर आई होगा तो आई वाई भी
आई ही होगा। इतना समझ में आया? तो कुछ नहीं, आई एक्स की जगह पे अब हम लोग आई रख लेते हैं, आई वाई की जगह पे भी क्या रख लेते हैं, आई। और इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रटा हुआ है। अगर इसका मास m है, इसका रेडियस अगर r है, तो बाबू इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर होता है ना। तो हम लोग लिख लेंगे mr स्क्वायर। तो बस iz की जगह पे लिख लीजिए mr स्क्वायर। इधर आपको 2i मिलेगा, 2i का 2 बुला के नीचे लाया जाए तो बताइए i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हुआ इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर था, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब हुआ इसको ऐसे नचाना मुश्किल है, ऐसे नचाने के रेस्पेक्ट में ऐसे नचाना ज़्यादा आसान है। इस तरीके से नचाओगे ना, अरे बोलो ना, ये ज़्यादा आसान है, लगभग दुगुना आसान है। बात समझ में आया? रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा था, उस केस में इस रिंग का सारा मास r डिस्टेंस पे था, सारा r डिस्टेंस पे है। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ऐसा हो गया, बस ये वाला मास और यही वाला मास r डिस्टेंस पे है, बाकी ये वाला मास जो है, ये वाला मास जो है, ये वाला मास जो है, ये सब एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब नहीं आ गया है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का मास करीब आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को तो कम होना ही है, इसीलिए कम हो गया mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? तो आप इसको याद रखेंगे, डायमीटर के अबाउट आधा हो जाता है। दोबारा, अरे हाँ ना, कुछ भी बोल दो, ठीक है। दोबारा समझना है ना, तुमको समझना है? टोपी, चलो ठीक। बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, अब की बार देखना है अबाउट इट्स क्या, डायमीटर। तो कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस आप इसको रिंग की जगह क्या मान लीजिए, डिस्क मान। डिस्क मान लेने का मतलब यह कि पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में अगर हमको डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो सबसे पहले डायमीटर को लेते हुए आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करिए, फिर इसके परपेंडिकुलर एक और ड्रॉ करिए, इसको आप बोलिए आई एक्स, इसको बोलिए आई वाई, फिर इसको क्या बोलिए, अरे इसको आई जेड बोलिए। अब आप मुझको बताइए कि इसके अबाउट रोटेट करना आसान है कि इसके अबाउट रोटेट करना आसान है? दोनों तो बराबर है ना, दोनों तो डायमीटर ही ना, एकदम वही घिसा पेटा कॉन्सेप्ट कि अगर हम इसको आई मानेंगे तो इसको भी क्या मानेंगे, आई मानेंगे। और इसका हमने रटा हुआ है, अगर ये डिस्क है, इसका रेडियस आर है, तो कितना होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रटा हुआ ना है, इसके अबाउट कितना होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है। और हम ये बात जानते हैं कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना होता है, आई जेड होता है। आई एक्स की जगह पे आई वाई की जगह पे आई, और आई जेड कितना होगा, तो एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, 2 नीचे भेज दीजिएगा तो i इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 4 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो देखो याद रखना आसान है, रिंग हो चाहे डिस्क हो, डायमीटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाता है। अब बोलो, अरे इसके अबाउट कितना था रिंग के केस में, एम आर स्क्वायर था, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। डिस्क के केस में इसके अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। याद रखना भी आसान है, इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए किताब में लिखा हुआ है। अब मेरी तरफ देखिए, सब लोग इधर देखेगा, हाँ गुड। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, लंबाई है L और चौड़ाई कितनी है, B है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हम इसको ऐसे नचा रहे हैं, समझो ना, यही है, समझो यही रेक्टेंगुलर शीट है, लंबाई कितना है, L है और चौड़ाई B है। हाँ, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आपको बताना है, इस एक्सिस के अबाउट। बोलिए सब लोग मिलके, एम बी स्क्वायर बाई कितना, चलो कौन बताएगा इसके अबाउट कितना होगा, इसके अबाउट कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अरे हो जाएगा। तो हमको पता करना है इसके अबाउट कितना होगा, तो एक काम करिए ना, तब आप इसको आई एक्स मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, आई वाई मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए। और सबको पता है कि आई जेड इज इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस कितना, आई वाई। तो आई एक्स की जगह पे हम लोग रख लेंगे एम बी स्क्वायर बाई 2l प्लस आई वाई की जगह पे रख लेंगे एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आपको मन करे तो आप इसमें से m बाई 2l को कॉमन ले लीजिए, l स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, सही है बोलो।
इसके अबाउट अगर आपको याद है, क्या कहते हो, इसके अबाउट याद है कि नहीं? इसके अबाउट भी अगर आपको याद है, अरे फॉर्मूला तो वही ना, ml²/12 होता है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो इसके अबाउट के लिए अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, हम इसको और इसको जोड़ देंगे, हमको ये वाला मिल जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए, आगे बढ़े। अब अगर मान लीजिए कि स्क्वायर शीट हो, स्क्वायर शीट होने का मतलब हुआ कि ये भी ए हो और ये भी कितना हो, ए हो, तो उस केस में बाबू आप बताइए कि इसको अगर हमने IX माना, इसको क्या माना, IY माना, और फिर इसको अगर हम लोगों ने IZ मान लिया, तो IX कितना होगा, MA²/12, MA²/12, और IY भी कितना होगा, ये भी MA²/12 भी हो जाएगा ना। बस लंबाई चौड़ाई दोनों सेम है, पिछले वाले केस से तो यही डिफरेंस है ना। और ये हमको पता करना है कि कितना है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि IZ इज इक्वल टू होगा IX प्लस कितना, IY। चलिए IX की जगह पे हम लोग रखेंगे MA²/12 प्लस IY की जगह पे रखेंगे MA², और मिला जुला के हो जाएगा MA² क्या, नहीं हो जाएगा, याद रखना है, ई याद रहना चाहिए। बोलिए, अगर मान लीजिए ये कोई स्क्वायर होता है, नहीं लेकिन मान लो क्या दिक्कत है, ये भी ए होता और ये भी क्या होता, तो इसके अबाउट MA²/12, इसके अबाउट भी बताइए MA²/12, लेकिन इसके अबाउट कितना होगा, MA²/6, ये याद रहना चाहिए। सही है? चलिए देख लीजिए, किताब में लिखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कोई क्यूब टाइप की चीज हो जिसमें लंबाई a, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी कितना है, और हमने एकदम बीच में छेद करके मान लो कोई वायर वगैरह चाहे कोई रॉड वगैरह इंसर्ट करके और तब इसको ऐसा नचाना शुरू किया, तो आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। कॉमन सेंस का यूज करिए और बताइए। अच्छा MA²/6 होगा, और इसलिए होगा कि वो किताब में लिखा हुआ है, इसलिए। तुम बताओ तो इसका रीजन क्या है, MA²/6 बता रहा है सर। अच्छा ये पिछलका वाला ही समझ में आया है, MA²/6 समझ में आया है, MA²/12, MA²/12 जोड़ देंगे तो MA²/6 मिल जाएगा। इसका भी ये लोग बता रहे हैं कि MA²/6 होगा, और सही भी बता रहा है, किताब में भी आप देखिएगा तो लिखा होगा। रीजन, लॉजिकल रीजन कौन बताएगा, तुम बताओ। हाँ टोपी वाला, हाँ। अच्छा ये बोल रहा है कि सर देखिए, जब आप रिंग हुआ करता था तो आप उसको उठा दिए थे तो क्या बन गया था, हॉलो सिलेंडर बन गया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदला नहीं था। सर जब वो डिस्क, मन में तुम्हारे ये सब चल रहा था ना, यही ना सोच के इसको ही बता रहे। हाँ तो मैं बागेश्वर धाम से कम हूँ क्या? इधर देखो, इधर देखो। फिर वो सोच रहा था कि डिस्क जो है उसको जब हमने उठाया था तो सॉलिड सिलेंडर बना था। तो सर अगर आप एक स्क्वायर, चलो इधर देखो, स्क्वायर को अगर आप ऐसा उठा देते हैं, स्क्वायर को उठा दीजिएगा, अरे बोलिए ना, तो ऐसा क्यूब टाइप का नहीं बन जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि मतलब क्यूब ही रहेगा तभी इसका आंसर हम MA²/6 बोले, बोलो ना। अब जैसे मान लो कि जो भी मास है पूरा फैला हुआ, इसको हम ऊपर उठाना शुरू करें, अरे बोलो, और ऊपर उठा के मान लो कि हम लोगों ने इसका क्या बना दिया, ये स्क्वायर बन गया रे। ठीक है चलो, अब उतना बढ़िया नहीं बना है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ले लीजिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो जब ये स्क्वायर हुआ करता था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था MA²/6। अब मान लीजिए यहाँ कोई मास होगा, अगर चेंज कर लेते हैं, यहाँ कोई मास होगा, ये उठाने के दौरान यही मास न फैल गया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो तुम बताओ ना, क्या ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गया है या दूर चला गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई बदलाव। हाँ, इसमें मेन बात ये है कि ये ए होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, लेकिन इसका ए होना जरूरी, ये 2A भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बोलो ना। हाँ लेकिन जनरली तुमको क्यूब ही देगा, तो क्यूब का भी वही होगा जो स्क्वायर का होता है, यानी MA²/6। एकदम लॉजिकली हम लोगों ने देख लिया है कि नहीं। चलिए देखिए, भी किताब में लिखा हुआ है। क्लियर है? नहीं लिखा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये वैलिड होता है हर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए,
वो ऑब्जेक्ट चाहे 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, चाहे 4 डायमेंशनल, कुछ नहीं होता है। खाली मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़िएगा, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है, लेकिन चीज़ें 3 डायमेंशनल तक ही होती हैं। तो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या बोलते हो, क्या है ये ऑब्जेक्ट है, कोई आलू आलू होगा ये, हाँ। अब हमको इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराना है। जैसे ऐसा समझिए ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में ये रिमोट है, अरे बोलो, मैंने इसमें धागा बांध के और ये है मेरा एक्सिस, इससे कनेक्ट करके और मैं ऐसा ऐसा करना चाहूँ तो ये ऐसे ही ना नाचेगा, इस टाइप से नाचता रहेगा। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये अगर हमको पता करना है तो सबसे पहले आप इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लीजिएगा। ढूंढने आता है, सेंटर ऑफ मास नाम का पूरा चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने। और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही होता है। जैसे कि रिंग का सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा तुमको, डिस्क का ढूंढना पड़ेगा, स्फीयर का ढूंढना पड़ेगा, उसका पता है हम लोगों को कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास ढूंढ लीजिएगा, ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास। फिर आप यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ करिएगा जो किससे होके पास करता हो, सेंटर ऑफ मास से, लेकिन वो इसके पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि बेचारे का नाम ही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मतलब ड्रॉ करने को तो कोई ऐसे भी ड्रॉ कर लेगा, ऐसे भी ड्रॉ कर लेगा ना, सब तो सेंटर ऑफ मास से ही होके गुजर रहा है, लेकिन हमको इसके पैरेलल गुजरता हुआ एक एक्सिस ड्रॉ करना है। उसके बाद इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम लोग ICM से डिनोट कर दें, जो कि जनरली आपको पहले से पता होगा। अरे याद करो ना, रिंग हो, डिस्क हो, कोई भी जो था, जितना हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद किया सब उसके सेंटर ऑफ मास से ही गुजर रहा होगा। तो ये जनरली तुमको याद रहता है, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिएगा कितना है, वो तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। अब ये डिस्टेंस अगर कितना आ गया, d आ गया, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर कितना है, m है, तो इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो बाबू I होता है ICM प्लस m इंटू d का स्क्वायर। थियरम है ये, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था आप लोगों ने, वैसा ही थियरम है ये, जिसमें ICM सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, m ऑब्जेक्ट का मास है, और d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सेस, है कि नहीं। एक वो जिसके अबाउट हमसे पूछा जा रहा है, और एक वो जो सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। अरे तुम लोग यार ऐसे घूर के देख रहा है, हैं? ऐसा नहीं, तुम लोग प्रसादी के कौन है, ठीक है कोई बात, आगे बढ़े, चलिए। हाँ अब सुनिए, अब क्वेश्चन करना होगा हम लोगों को। मान लीजिए कि एक रिंग है, क्या है, और इसके अबाउट आपको चाहिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सुनिएगा, बताता हूँ सिचुएशन क्या है। कहने का मतलब है कि इसको रिंग मान लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है, रिंग है ना ये। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको याद है कितना होता है, mr स्क्वायर। अच्छा इसके अबाउट भी हमको याद है, इसके अबाउट भी mr स्क्वायर बाय 2, लेकिन हमको ना इसके अबाउट बता, हमको जो है, हमको बताना है इसके अबाउट। ये तुमको समझ में आ रहा है, ये कैसे नाच रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ ना है, अरे बोलो ना, साइड में कहीं है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। क्या लग रहा है, वही mr स्क्वायर ही होगा क्या, अरे mr स्क्वायर ही होगा क्या, अगर इसका मास m है और इसका रेडियस कितना है, तो वही होगा क्या। तो बताओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास से होके गुजरने वाला एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो इसका पैरेलल हो। तो वो एक्सिस सर्कल से ऐसा ही ना दिखेगा, और इसको हम लोग बोल देंगे I हमको पहले से याद है, ये होता है mr स्क्वायर, बोलो ना जल्दी। फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो देखेंगे क्या दिया हुआ है यार, रेडियस ही डिस्टेंस होगा। तो अगर इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको, आप क्या करेंगे, ICM प्लस md स्क्वायर, जिसमें m जो है इसका मास है और d होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस। बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, तो ऐसा mr स्क्वायर हो जाएगा। ICM हमको पता था mr स्क्वायर, ये भी बेचारा mr स्क्वायर ही है, अब मिला जुला के हो गया कितना 2mr। ये तुमको समझ में कैसे हो गया, ये समझ में कैसे हो गया, ठीक है। तब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब की बार लेते हैं हम एक डिस्क, क्या है ये डिस्क, तो उसका सेंटर हो गया
अरे बोलो ना, जैसा पापड़ नहीं होता पापड़, अब उसमें तुमको एक जगह छेद करना है, पता है कहाँ? हाँ, इसके और इसके जस्ट बीचों बीच यहाँ पर छेद करना है, और कुछ इसमें मान लो इंसर्ट कर देना है, खरारा का डंटी ले आके, और इसके अबाउट अगर हम इसको ऐसा नचाएं तो नाचेगा ऑब्वियसली। आपको बताना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर ये वाला जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है r/2, जिसमें r जो है वो इसका रेडियस है और मास कितना है इसका m है। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है आंसर क्या होगा। देख लो किताब में से देख के बता देगा सब। कितना होगा? आप यूज कर सकते हैं कॉपी कलम का, ठीक है, इतने भयंकर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मत बनिए। कितना आया है? चलो ठीक है, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इसके सेंटर ऑफ मास से होके गुजरने वाला एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि इसके पैरेलल भी होना चाहिए। बोलिए जल्दी, बोलो जल्दी। तो ये ICM तो हमको याद है, रटा हुआ है, बताओ कितना होता है? ये होता है mr²/2। अब हम क्या करेंगे, I = ICM + MD² ना होता है? हाँ ठीक है, तो D की जगह r/2 ना आएगा, अरे ये ना D की जगह पे आएगा, तो ICM है तुम्हारा mr²/2, और ये हो जाएगा बाबू, सॉरी इसका स्क्वायर भी करना है, mr²/4। तो LCM जो होगा वो तो 4 रहेगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3mr। यही आप लोगों का भी आया था क्या? 3mr²/4 आप लोगों का आ गया था? ठीक है, चलिए आंसर तो आ गया, वो तो अलग बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो अगला वाला एकदम बताओगे, विद्या कसम खा के बोल रहे हो कि किताब में नहीं देखोगे? हैं? सरस्वती माता की कसम है, आपको किताब में नहीं देखना है, आपको खुद से आंसर बताना है। अगर मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है? हाँ सॉलिड स्फीयर है, और इसका रेडियस कितना है? r है, और हमको इसके अबाउट बताना है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2r दिया हुआ है। चलो अभी जल्दी से करो, और मैं अगर आप भूल गए होंगे तो मैं बता दूं कि सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ इसके अबाउट होता है 2/5 mr²। चलिए आंसर बताइए जल्दी। 1 मिनट का मैं समय देता हूं तुमको। ठीक है, 10 सेकंड हो गया है, सबकी कॉपी में आ जाना चाहिए। कुछ भी है गलत सही उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम लोग सरस्वती पूजा में नहीं गए विसर्जन विसर्जन में? तुम लोगों को हम बचा लिए हैं, समझ रहे हो? नहीं तो अभी तुम जाते विसर्जन में नौटंकी करते, सरस्वती जी साल भर गुस्साई रहती हैं। भोजपुरी गाना लगा के उनको अच्छा लगेगा वो सब देख के, असली फल तुम्ही लोगों को मिलेगा। आ गया आंसर? हाँ कितना आंसर आया है तुम्हारा? आया है? नहीं आया है? लाओ इधर, इधर लाओ। कहाँ ट्राई कहाँ किया है? शॉर्ट में किया है? अरे पागल लड़का, क्या करना होता है? ये क्या लिखा है? इसका मतलब कुछ समझ नहीं रहा था क्या हो रहा था? तो I = हमको क्या लिखना होता है? ICM +
m इंटू डी स्क्वायर, ऐसा ना कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। क्या करता है रे, हक। देखो बाबू, तुम क्या चिट्ठी लिख रही है हैं? कहाँ पोस्ट करेगी इसको? चलो ठीक है, वेरी गुड। तुम लोग आ गया 47 mr²। कहाँ है? कैसे बनाया? तुम लिख दिया डायरेक्ट आंसर। बहुत बड़का। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसका है, इसका है, आ गया है तुम्हारा। हाँ सुनो, ये क्या तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये हैं अजीब अजीब चीज लिख रहे हो, देख रहे हो कॉपी में। हमको सबसे पहले तो ये करना होता है कि सेंटर ऑफ मास ढूंढना। तब चलो इधर देख लो, सेंटर ऑफ मास ढूंढोगे। कहाँ है सेंटर ऑफ मास इसका? तो यहीं पे ना होगा। तो सेंटर ऑफ मास से होके गुजरने वाला एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ करिए जो कि इसके पैरेलल हो। तो वो तो शक्ल से ऐसा ही ना दिखेगा। और इसको हम लोग ICM बोलेंगे, और इसका याद किया हुआ रहता है पहले से 2/5 और mr²। और उसके बाद से हम दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे, कितना है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो 3r ना होगा, ये r और ये 2r मिलके 3r होगा। बस हो गया। I इक्वल टू क्या होता है? ICM प्लस इसका मास बोलो, और इनटू ये वाला डिस्टेंस जो कि कितना है उसका स्क्वायर करिएगा। मिला जुला के बताइए ICM कितना? 2/5 mr² प्लस, और ये 9 mr² ना होगा, और 9 × 5 = 45 और 2 47 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 47 mr² डिवाइडेड बाई 5, ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? ये ठीक है, बढ़िया है। आगे बढ़े, थोड़ा सा देखे किताब। चलो ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है NCERT का है। कहता है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रिंग। तो आपको एक रिंग लेना है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले तो बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कल से दिखेगा कैसा? कैसे तुम बताएगी? तो ये रिंग है, हाँ तो बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे? ऐसे। अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे। अच्छा मतलब ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे। नहीं नहीं, अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये टेंजेंट नहीं है? नहीं 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 नहीं, पहले तो तुम ये बताओ है कि नहीं है, ये बताओ सब बात। इसमें कहीं कुछ नहीं बोला है कि परपेंडिकुलर टू द सर्कल होना चाहिए कि पैरेलल टू द सर्कल होना चाहिए। इसने सिर्फ कहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल होना चाहिए। तो क्या तुम कहना चाह रहे हो ये टेंजेंट नहीं है कि नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं कि टेंजेंट नहीं है सर, इसको टेंजेंट नहीं बोला जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट सिर्फ इसको बोला जाएगा? तुम ऐसा कह रहे हो, ये टेंजेंट नहीं है। अच्छा एक मिनट, नहीं, सेम प्लेन होना जरूरी है, सेम प्लेन होना जरूरी है टेंजेंट होने के लिए, या सिर्फ एक पॉइंट पर टच करना जरूरी है? तो एक पॉइंट पर टच तो वो ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, क्या सबको टेंजेंट बोला जाएगा? अब इसका सही जवाब है ना, टेंजेंट सिर्फ इसी को बोला जाएगा, ये टेंजेंट। अब याद करिए मैथमेटिकल टूल्स में जब हम लोग पढ़ रहे थे, स्लोप पढ़ रहे थे कि कैसे स्लोप जो होता है वो dy/dx होता है, याद है? तो तुमको याद होगा कि दो एकदम अगल बगल वाले पॉइंट्स मैंने लिए थे, याद है? मैंने कहा था कि बीच की दूरियां एकदम खत्म हो जाए, तो उस केस में अगर हम इसको मिलाएंगे तो अब तुम इसको क्या बोलोगे? तुमने क्या कहा था कि सर अब ये टेंजेंट बन चुका। और उस दिन मैंने कहा था कि हमारे मन का वहम है कि टेंजेंट किसी भी कर्व को बस एक पॉइंट पर टच करता है, वो ऐसा नहीं करता है। वो एक्चुअली दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता है, वो दो पॉइंट्स एक ही जगह होते हैं, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि वो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, बस वो दो अगल बगल वाले पॉइंट्स होते हैं। तो आप मुझको बताइए, अगर इस पर एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया तो दूसरा पॉइंट मुझको ऊपर या फिर नीचे ही ना लेना होगा? नहीं समझ में आया? तो उन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए बाबू तुम लाइन ड्रॉ करोगे, वो लाइन ऐसा ही आएगा, वो लाइन कभी भी ऐसा नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आप इसको भी टेंजेंट बोल रहे हैं। ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट सिर्फ कौन होगा? ये होगा। तो दिस इज द ओनली सिचुएशन।
सही है? चलो बताओ, तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, अब बताओ और घरे जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इसका कितना m, रेडियस कितना ले लिया जाए, चलिए r ले लिया जाए, रिंग है ये। जल्दी जल्दी, समय नहीं है, गलती नहीं बताने का है। टू एम आर स्क्वायर, कितने लोग का 2 mr² नहीं आया है, कुछ और आया है? कुछ और आया है? राजकुमार का कितना? मैं पूछ रहा हूं, कुछ और आया है, बोल रहे हो यस सर। तुम्हारा क्या नाम है? संकल्प, बताओ। 2 mr², तो 2 mr² सबका आ गया क्या? 2 mr² सबका आ गया? बड़ा खराब कंडीशन है, कैसे काम चलेगा ये? गलत जवाब है ये 2 mr² नहीं होगा। हाँ, क्या आया तुम्हारा? 5 mr²/2। वेरी बैड, ये भी गलत जवाब है। नहीं, सवेरे वाले में तो फिर भी 2-3 लोगों ने बताया था इसका सही आंसर। तो तुम अपने आप को भीड़ का हिस्सा समझते हो। अगर एक आदमी ने भी अगर सुबह में बताया है तो वो आदमी तुम होने चाहिए। बोल रहे हैं कि कम बच्चा है, उधर ज्यादा है, क्या बोल रही हो? तुम पढ़ा नहीं ना पढ़ा रहे हो कि सर 5 हो गया तो अब थोड़ा एक बार 3 ट्राई करिए, फिर 7 ट्राई करिएगा। 3 mr²/2 होगा क्या आंसर? सुनो, हमको सबसे पहले क्या करना होगा? सेंटर ऑफ मास से होके गुजरता हुआ एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना होगा, मतलब इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करना होगा। और ये ICM mr² होता है, mr² होता है। ये कितना होता है? समझ में आ रहा है तुमको सिचुएशन क्या है? ये इसके अबाउट ना mr² होगा, इसके अबाउट ना होगा। तुम इसके अबाउट भी mr² बता रहे हो, तो काहे के लिए हवाबाजी करते हो तुम लोग? क्या होगा बताओ? ये तो mr², अरे अभी तो प्रूफ किए थे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। ये डायमीटर के अबाउट ना हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा होता तब mr² होता है, इसके अबाउट चाहिए mr²/2 होगा। बताइए ये d की जगह पे हम लोग कितना लेंगे? r लेंगे, और इसके अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है? ICM प्लस क्या है? m और d का स्क्वायर। ICM कितना होगा? mr²/2 m, d की जगह पे हम लोग रखेंगे r का स्क्वायर। अब बताइए 3 mr²/2 नहीं आया, सही आंसर होगा इसका 3 mr²/2 हो जाएगा। है क्लियर? ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन जो इसके आगे, देखो 6ठा नंबर छोड़ के बाकी सब ट्राई करना है। 4 से लेके थर्ड है क्या इसमें? हाँ, तो तुम ट्राई करना। तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 8वां तुम ट्राई करना। 6ठा छोड़ देना क्योंकि उसमें कैविटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। हाँ, ले जाइए।